हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आई शॉर्ट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज की डेट है 23 दिसंबर। 23 दिसंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आज न्यूज़ में हैं उन सभी को एनालाइज करेंगे। एंड आज का पहला आर्टिकल जो देखेंगे वो देखेंगे इंडियन रियलिज्म ओवर म्यांमार कू के बारे में। तो इंडिया ने किस तरह से एब्सटेन कर दिया यूएनएससी से म्यांमार कू को लेकर, क्या है ये पूरा मुद्दा, उसको देखेंगे। साथ में देखेंगे व्हाट अबाउट द अनकंट्रोल्ड डिसेंट ऑफ स्पेस डेब्रिस। तो जब यहाँ पे सैटेलाइट अलग अलग कंट्रीज लॉन्च करती हैं, लॉन्च तो कर देती हैं लेकिन ये नहीं सोचती कि जब ये सैटेलाइट्स का टेन्योर खत्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद जब ये वापस अर्थ पे गिरेंगी तो किस तरह से गिरेंगी, क्या गाइडेड होंगी, नहीं होंगी, अनकंट्रोल्ड तरीके से गिर सकती हैं और काफी बड़ा डैमेज कॉज कर सकती हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग से मुद्दे हैं आज, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हो तो ये सारे मीडियम हैं, इनके थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन करना मत भूलना। बढ़ते हैं आगे। सिर्फ 158 डेज बचे हैं। 158 डेज बहुत कम होते हैं, ठीक है। अगर आप अभी भी सीरियसली नहीं ले रहे हो प्रेपरेशन को तो प्लीज सीरियसली लो। देखो, हर किसी को मौका नहीं मिलता है, मैं हर बार यही बोलती हूँ, हर किसी को मौका नहीं मिलता है। आपको मिला है अपने ड्रीम को रियलाइज करने का, ठीक है, ये मौका मिला है तो उसको प्लीज सीरियसली लो। ऐसा इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज ही सुबह मैंने टेलीग्राम पे एक क्वेश्चन पोस्ट किया और वो क्वेश्चन इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। ओके, मैंने पोल्स चेक करे तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, लगभग 70% ऑफ द स्टूडेंट्स मार्क्ड इट रॉन्ग। जबकि यही पूरा क्वेश्चन जो है इसके बारे में हम लास्ट 3 दिन पहले हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी ये क्वेश्चन गलत हो रहा है, मतलब कि इवैल्यूएशन की जरूरत है, ठीक है, देखने की जरूरत है कि कहाँ गलत जा रहे हैं। तो दिस इज अ बिग अलर्ट, ठीक है, तो प्लीज इसको सीरियसली लो। एंड टुडेस पिंच ऑफ पॉजिटिविटी है डिफरेंट आईज सीज डिफरेंट थिंग्स। ओके, हर किसी का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, किसी भी चीज को देखने का हर किसी का अलग अलग नजरिया होता है। तो अगर आप किसी के नजरिए से अलाइन नहीं करते, अग्री नहीं करते, कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि हर किसी को एक ही चीज अलग अलग तरीकों से दिखती है। तो हैव टॉलरेंस। ओके, ऐसा एकदम ऑफेंड होने का और ये सब करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देखो अल्टीमेटली टॉलरेंस इज द ओनली ओनली सिंबल ऑफ विजडम। ओके, बहुत सबसे बड़ा जो प्रायर सिंबल होता है ना विजडम का, दैट इज टॉलरेंस। तो कीप दिस टॉलरेंस अलॉन्ग विथ यू। चलिए पहले आर्टिकल की तरफ आते हैं। म्यांमार कू के बारे में पूरा आर्टिकल है। तो देखो हुआ क्या है, हुआ कुछ यूं है कि लास्ट 2021 सितंबर के आसपास से म्यांमार में जो सिविलियन गवर्नमेंट थी, ठीक है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, वो यहाँ पे डिटेन कर दी गई है और मिलिट्री ने अपने हाथ में सारी पावर ले लिया है। यहाँ पे हो गया है मिलिट्री कू। कू क्या मतलब है? मिलिट्री कू का मतलब होता है तख्ता पलट हो गया है। यानी कि यहाँ पे मिलिट्री ने सारी पावर्स छीन ली है सिविलियन गवर्नमेंट से, और सिविलियन गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स थे, लीडर्स थे, उनको कर दिया गया है डिटेन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मिलिट्री कू तब से चला आ रहा है, उसी के कारण यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट हो रहे थे। ओके, यहाँ पे म्यांमार में कई सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, लोग सड़कों पर उतर आए, लोगों का एग्जीक्यूशन हुआ उस चक्कर में कि लोगों की आवाज को सप्रेस करने के लिए उनका एग्जीक्यूशन किया गया, एंड सो ऑन। और अब ये म्यांमार का मुद्दा पहुंच गया है यूनाइटेड नेशंस में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पहला ऐसा म्यांमार के ऊपर रेजोल्यूशन पास किया आफ्टर 1948। तो 1948 में भी इससे पहले एक बार रेजोल्यूशन आया था म्यांमार को लेकर, और वो रेजोल्यूशन ये था कि भाई ब्रिटेन से आजाद किया गया है म्यांमार को, तो म्यांमार आगे कैसे यूएन का मेंबर बनेगा, क्या करेगा, उस बारे में ये रेजोल्यूशन था। और तब से लेकर उसके बाद आज, यानी कि 2022 में पहली बार फिर म्यांमार के ऊपर रेजोल्यूशन आया। ओके, तो पहले पूरा मुद्दा क्या है इसके ऊपर बात करते हैं, फिर आएंगे इस आर्टिकल पे अगेन। म्यांमार की तरह लोकेशन देखो, ये है हमारा प्यारा भारत, इंडिया, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है ये। और यहाँ पे ये है जो ऑरेंज में दिख रहा है, ये है म्यांमार। ओके, अब देख रहे हो लगभग हमारी इंडिया और म्यांमार की लगभग 1700 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर होती है, ठीक है, बहुत बड़ी बाउंड्री शेयर होती है। एंड स्पेसिफिकली म्यांमार बहुत जरूरी हमारे लिए इसीलिए हो जाता है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से सीधा जुड़ता है। नॉर्थ ईस्ट ऑलरेडी हमारा वल्नरेबल सेक्टर है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट क्योंकि हमारे मेनलैंड से जुड़ा होने की बहुत कम इसके पास रास्ते हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, इसीलिए नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। और नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा के लिए म्यांमार का भी स्टेबल रहना जरूरी है। तो इंडिया का म्यांमार से कई सारे रिलेशनशिप्स हैं, उसमें से एक रिलेशनशिप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फॉर द स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ओके, तो 1700 किलोमीटर के आसपास की बाउंड्री जो है हमारी जुड़ती है म्यांमार के साथ। देख पा रहे हो म्यांमार की लोकेशन। अगर मैं पूछूं म्यांमार के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो म्यांमार को सराउंड करती है, जरा मुझे एटलस में देखकर बताना, ठीक है, कि म्यांमार को कौन कौन सी कंट्रीज सराउंड करती है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखो क्या है म्यांमार में ना 1948 में म्यांमार को मिली क्या इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मिली, पहले कॉलोनी हुआ करता था ये भी ब्रिटेन की, उसके बाद इंडिपेंडेंस मिला इनको 1948 में। और 1948 में जब इंडिपेंडेंस मिला अलग अलग गवर्नमेंट लाई, लेकिन 1960s में 1962 के आसपास यहाँ पे हो गया मिलिट्री कू, यानी कि तख्ता पलट हो गया। मिलिट्री ने यहाँ पे अपने हाथ में सारी पावर्स ले ली और ये काफी लंबे टाइम तक चला, लगभग 2011 तक ये मिलिट्री कू चला। लेकिन 2011 के बाद यहाँ पे सिविलियन गवर्नमेंट आई, ठीक है, सिविलियन गवर्नमेंट आई। और अभी देखो 10 साल भी नहीं हुए थे, 10 साल होने से पहले ही 2021 में फिर से तख्ता पलट करके मिलिट्री गवर्नमेंट आ गई है, मिलिट्री रूल आ गया है। अच्छा याद रखना इसको म्यांमार में जनता रूल कहा जाता है। जनता रूल, यहाँ पे जनता रूल समझ के आप अगर हिंदी में इसका ट्रांसलेशन देखोगे तो जनता मतलब होता है पीपल, ओके, पीपल रूल मतलब होता है डेमोक्रेसी, अगर हम ऐसे देखें। लेकिन म्यांमार में जनता रूल का मतलब डेमोक्रेसी नहीं है, म्यांमार में जनता रूल का मतलब है मिलिट्री रूल, ठीक है, मिलिट्री कू हुआ है ना, तो वहां पे अभी ऐसा कहा जाता है कि जनता रूल चल रहा है, जनता गवर्नमेंट चल रही है, ओके, विच इज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, ओके। अच्छा अब यहाँ पे देखो ये समझना कि कितना अनस्टेबल सा रहा है म्यांमार ऑल ऑल द टाइम, ओके। और अभी यहाँ पे क्या हुआ 2011 में, ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे सिविलियन गवर्नमेंट आई, तो कई सारी चीजें चल रही थी 2011 के आसपास। एक तो अरब स्प्रिंग चल रही थी, ठीक है, अरब स्प्रिंग जो अफ्रीकन देश हैं और जो हमारा सेंट्रल एशिया उसके आसपास अरब स्प्रिंग, सेंट्रल एशिया नहीं सॉरी वेस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया और अफ्रीकन रीजन के आसपास अरब स्प्रिंग चल रही थी। तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत बड़ा सा प्रोटेस्ट चल रहा था फॉर द डेमोक्रेसी, ओके। इसके अलावा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मतलब वेस्टर्न एरिया से प्रेशर भी आ रहा था कि भाई आप यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश करो, लोगों को पावर दो, कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अल्टीमेटली 2008 में कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, ठीक है, ये 2008 से 2011 तक के आसपास की बात है, ठीक है। सो जो ये सब हो रहा था 2008 में बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे लाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन लाने वाला था मिलिट्री ही, तो म्यांमार का मिलिट्री कॉन्स्टिट्यूशन है ये, ठीक है। और इसका यहाँ पे क्वेश्चन में रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन जो था बेसिकली ये मिलिट्री का रोड मैप था टू डेमोक्रेसी, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली प्रेशर बहुत आ रहा था वेस्ट की साइड से कि आप कॉन्स्टिट्यूशन लाओ, डेमोक्रेसी लाओ और इस सो ऑन, तो यहाँ पे मिलिट्री कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया। तो बेसिकली इसमें ये बोला गया कि ठीक है चलो हम यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को मौका देंगे कि वो आके गवर्नमेंट बनाए, सिविलियन गवर्नमेंट बनाने के मौका देंगे, ओके। और इसके अलावा ये भी चीज थी कि ये बोला गया कि भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेस्टर्न प्रेशर के कारण हम ये बना रहे हैं, इकोनॉमिक नेसेसिटी हो चुकी थी ये चीज, ओके। मतलब आप कब तक वर्ल्ड से अलग होकर आइसोलेट होकर चल पाओगे, नहीं चल पाओगे ज्यादा टाइम ना। तो यहाँ पे इकोनॉमिक नेसेसिटी हो चुकी थी वर्ल्ड से कलेक्ट कनेक्ट होना। और वर्ल्ड कनेक्ट होने के लिए एक कंडीशन रख रहा था, कंडीशन ये थी कि हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ ही यहाँ पे ट्रेड वगैरह करेंगे, आपके साथ नहीं करेंगे अगर आप मिलिट्री रूल रहोगे तो। तो यहाँ पे इन सब चीजों से निपटने के लिए भी मिलिट्री ने बोला चलो ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बेसिकली ध्यान रखेगा लोगों की डिमांड्स का, नीड्स का। तो अल्टीमेटली ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पे मिला, अप्रूवल मिला कि आप गवर्नमेंट बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज रखी गई, मिलिट्री ने बोला जो भी हो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट जो रहेंगे उसमें 25% रिजर्वेशन सीट्स का मिलिट्री ऑफिशियल्स के लिए रहेगा ही रहेगा। और कुछ मिनिस्टीरियल पोजीशंस भी होंगी जो कि सिर्फ मिलिट्री ऑफिसर्स ही होल्ड कर सकते हैं। तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया लेकिन फिर भी 25% पावर अपने पास रखी, ओके। तो यही हो रहा था। और इसके बाद क्या हुआ देखो 2011 के बाद जब यहाँ पे सिविलियन गवर्नमेंट आ रही थी उसके बाद यहाँ पे देखो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी एक पार्टी बनी, आंग सान सूकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है, ठीक है, आंग सान सूकी। इनके राज में, इनके गवर्नेंस में ये पॉलिटिकल पार्टी बनी थी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी और इन्होंने इलेक्शन जीता था। 2020 में फिर इलेक्शन हुआ, फिर ये जीत गई, ठीक है, तो मेजोरिटी इनको मिली। और म्यांमार की पार्लियामेंट में आपको पता है मिलिट्री 25% होल्ड रखती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ मिनिस्ट्रियल पोजीशंस, कुछ मेजर सीट्स जो है वो मिलिट्री के पास गई। और यहाँ पे जो नया म्यांमार के जो गवर्नमेंट आई थी वो पहला सेशन अपना होल्ड करे उससे पहले ही मिलिट्री ने यहाँ पे तख्ता पलट कर दिया और स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दी पूरे देश में। साथ में ये बोला कि ये जो मिलिट्री, ये जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ये जो पॉलिटिकल पार्टी जीती है दूसरी बार भी इलेक्शन, ये गलत तरीके से जीती है, यहाँ पे वोटिंग गलत हुई है, फ्रॉड तरीके से जीती है। और इसीलिए हम यहाँ मिलिट्री कू कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में फ्रॉड हुआ है, ओके। तो इन्होंने मिलिट्री कू कर दिया और उसके बाद इमरजेंसी घोषित कर दी और ये जो पार्टी थी इसको डिटेन कर दिया, इसके सारे ऑफिशियल्स को डिटेन कर दिया। तो अभी तक ये जनता रूल ही चल रहा है और यहाँ पे जो सिविलियंस हैं, जो लोग हैं, सिटीजन हैं, वो बड़े परेशान हैं यहाँ पे, ठीक है, उनकी तरफ से बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है। और ये प्रोटेस्ट जो था ये अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आ चुका है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म
पे इस तरह से आ चुका है कि यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इसको लेकर एक रिजोल्यूशन आ गया। ओके, ये रिजोल्यूशन जो था इसमें बेसिकली पहले ड्राफ्ट अलग किया गया था। ड्राफ्ट में बोला गया था कि भाई इस रिजोल्यूशन में हम ये बोलेंगे कि जो यहाँ पे जनता रूल चल रहा है वो जनता रूल खत्म हो, और अगर जनता रूल खत्म नहीं होता, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं आती, तो हम म्यांमार के ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। तो काफी स्ट्रिक्ट था ड्राफ्ट जो बना था, लेकिन एक्चुअल में जो यूएनएससी में रेजोल्यूशन पास हुआ वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, वो थोड़ा सा लाइटर नोट पे था, ठीक है, थोड़ा सॉफ्टर नोट पे था। और ये बोला गया कि हम इसको क्रिटिसाइज करते हैं एंड सो ऑन। इसमें यही इसी के बारे में आर्टिकल देखो यही है कि इंडिया, चाइना और रशिया, ये तीन कंट्रीज हैं जिन्होंने इसमें एब्सटेन कर दिया, यानी कि एब्सेंट हो गए ये यूएनएससी में। इन्होंने वोटिंग ही नहीं करी, ठीक है। वोटिंग क्यों नहीं करी? क्योंकि देखो चाइना और रशिया तो मानते हैं कि भाई नहीं, इतने स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेने चाहिए म्यांमार के साथ, क्योंकि देखो चाइना और रशिया की आइडियोलॉजी इज नॉट अलाइंड विथ डेमोक्रेसी एग्जैक्टली। ओके, तो डेमोक्रेसी के साथ एग्जैक्ट अलाइनमेंट नहीं है इनका। तो अगर यहाँ पे नहीं भी है म्यांमार में डेमोक्रेसी, तो इनको कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो रशिया और चाइना ने तो यहाँ पे नहीं रखी है, यहाँ पे नहीं इसमें वोट किया। तो बेसिकली यूएनएससी में यहाँ पे जो रिजोल्यूशन गया था म्यांमार को लेकर कि भाई म्यांमार में जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, इसको रोकना चाहिए, इसके अगेंस्ट रशिया एंड चाइना ने अपनी हामी तो नहीं भरी, एब्सटेन ही कर दिया। इंडिया का क्या सीन है, इंडिया ने क्यों एब्सटेन किया? तो देखो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंडिया की 1700 किलोमीटर से ज्यादा की बॉर्डर लगती है नॉर्थ ईस्ट की और म्यांमार की। तो अगर म्यांमार में कुछ भी ऐसे सीरियस इश्यूज होते हैं, सैंक्शन होते हैं, अनस्टेबिलिटी आती है, तो उसका असर नॉर्थ ईस्ट पे भी पड़ेगा, इंडिया पे भी पड़ेगा। एंड साथ में इंडिया का कहना है कि देखो भाई ऐसा है कि डिप्लोमेटिकली शांति से पेशेंटली सॉल्व करते हैं ना चीज़ों को, ऐसे हम जल्दबाजी करेंगे उससे कुछ नहीं होना है, ठीक है। तो इंडिया ने इसीलिए एब्सटेन किया है इसमें। ओके, तो इंडिया की जो पॉलिसी है वो यहाँ पे रियलिस्टिक पॉलिसी हमको देखने को मिल रही है। ओके, अच्छा, इसके अलावा एशियान प्रोसेस की यहाँ पे बात हुई। एशियान आपको पता है हमारा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, 10 कंट्रीज का एक यहाँ पे एसोसिएशन है। इनका 5 पॉइंट कंसेंसस है जिसमें बात होती है कि डेमोक्रेसी को फॉलो करेंगे और आपस में जो है कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। तो इसकी बात हुई कि भैया एशियान जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना चाहिए म्यांमार को, और ये पूरे यहाँ पे बातचीत हुई है, ठीक है। तो इंडिया ने, चाइना ने और रशिया ने एब्सटेन किया है अपने अपने रीजंस को लेकर। ओके, अच्छा, इंडिया का कहना है कि क्वाइट एंड पेशेंस वाली हमको डिप्लोमेसी यहाँ पे यूज करनी चाहिए। हम बात करें इंडिया की रिलेशनशिप विद म्यांमार, ओवरऑल बात कर लेते हैं। तो देखो पहला तो इंडिया की जो मिलिट्री और डिप्लोमेटिक आउटरीच है म्यांमार के साथ काफी स्ट्रांग है, और हमने म्यांमार के लिए ही एक्ट ईस्ट पॉलिसी निकाली, ठीक है। हमारा मानना ये है कि हमारे लिए म्यांमार जो है दैट इज अ गेटवे टू ईस्ट, ठीक है, गेटवे टू ईस्ट, साउथ ईस्ट के लिए हमारा जो गेटवे है वो म्यांमार ही है, यानी कि जो एशियन कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज, उनकी तरफ जाने का रास्ता हमारे लिए म्यांमार ही है। तो हमने लुक ईस्ट पॉलिसी फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी लॉन्च करी थी वो म्यांमार ओनली। ओके, इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट है जो इंडिया यहाँ पे बना रहा है साथ में म्यांमार के। कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है जो म्यांमार के साथ इंडिया बना रहा है। सितवे पोर्ट को डेवलप कर रहा है इंडिया। तो काफी सारे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरल इंटरडिपेंडेंस भी है। साथ में नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर एरियाज की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए भी म्यांमार जरूरी है। एंड एनर्जी एंड इन्वेस्टमेंट में भी हमने म्यांमार के साथ काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जैसे श्वे ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट है म्यांमार का, वहां पे इंडिया ने बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ओवरऑल म्यांमार जो है इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये सब चीजें देखते हुए ही हमने अपना स्टैंड जो है उसको रियलिस्टिक फॉर्म में रखा है, ठीक है। पहले हमारी फॉरेन पॉलिसी जो थी वो आइडियलिस्टिक थी, अब हम रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी पे चलते हैं, यानी कि हमारे लिए सबसे प्रायर जो है वो अपना नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए। ओके, तो यही नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी डिजाइन की है। ओके, बढ़ते हैं आगे। द अनकंट्रोल्ड री एंट्रीज ऑफ सैटेलाइट्स। तो पूरा मुद्दा क्या है? देखो ऐसा है कि अभी यहाँ पे एक प्रॉपर 140 एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने लेटर्स लिखे अलग अलग नेशनल एंड मल्टीलेटरल एफर्ट्स के बारे में कि भाई जो रॉकेट्स जाते हैं, जाते समय तो सब लोग उसका ध्यान रखते हैं, गाइडेड रखते हैं, लेकिन वापस जब लौटते हैं, जब वापस री एंट्री करते हैं अर्थ पे एटमॉस्फेयर में, तो अनकंट्रोल्ड तरीके से करते हैं। कल को किसी के सिर पे गिर जाए, किसी सेटलमेंट के ऊपर गिर जाए, तो तब क्या होगा? ओके, तो व्हाट आर द स्टेजेस, सबसे पहले देखते हैं रॉकेट लॉन्च की स्टेजेस क्या होती हैं। तो देखो ओवरऑल मल्टीपल स्टेजेस होती है। पहली स्टेज तो यही होती है कि रॉकेट लेकर निकलता है किसी भी सैटेलाइट को, और उसके बाद कुछ पोर्शन रॉकेट का शेड आउट हो जाता है, लेकिन कुछ पोर्शन जाता है। ओके, जब यहाँ पे प्रॉपर ऑर्बिट में डाल देता है ये सैटेलाइट को, उसके बाद वापस आता है, और वापस आते टाइम कंट्रोल या अनकंट्रोल्ड तरीके से आ सकता है।
सबसे पहली सैटेलाइट जो लॉन्च की गई थी, फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वो 1957 में की गई थी। और आज के समय में आप देखोगे तो टोटल वी हैव 6000 सैटेलाइट्स इन द ऑर्बिट, जिसमें से मेजॉरिटी जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट में है, उसके बाद कुछ है जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है। ओके, अच्छा, इसके अलावा ये अनकंट्रोल्ड एंट्री क्या है? तो देखो, ये रॉकेट जो है ये जब नीचे गिरता है वापस, जैसे यहाँ से गया सैटेलाइट को लॉन्च किया, अब यहाँ से नीचे गिरेगा, वापस आएगा तो अर्थ पे ही ना, ग्रेविटी तो चलेगी वहां पे भी। तो यहाँ पे जब री एंटर करता है तो क्या होता है कि जब गिरता है तो कई सारे पोर्शन में ये बट जाता है। लाइक कोई भी चीज आप ऊपर से बहुत ऊंचाई से फेंकोगे तो वो टूट जाएगी ना, कई सारे हिस्सों में, कई सारे पार्ट्स में टूट जाती है। छोटे मोटे पार्ट्स तो चलो बर्न आउट हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में ही, जमीन तक नहीं पहुंचते। लेकिन देखो, कोई कोई चीज इस तरह से गिर रही है तो उसका जो इम्पैक्ट जा सकता है मेजरली इस एरिया में जाएगा, और क्या है ना। लेकिन अगर मान लो वही चीज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गई कई सारे पार्ट्स में, ओके, तो फिर अब इसके गिरने के चांसेस तो इस पूरे रीजन में है। तो यहाँ पे जो प्रोन रीजन है जहाँ पे ये चीजें गिर सकती है वो और बड़ा हो गया, तो और डेंजरस हो गया। इसके अलावा देखो क्या होता है कि अगर कोई छोटी सी चीज भी है, 300 ग्राम की चीज भी है, लेकिन अगर वो इतनी ऊंचाई से इतनी स्पीड में गिर रही है तो इट कैन बी कैटेस्ट्रॉफिक, बहुत ज्यादा डेडली हो सकता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया, 2021 की एक रिपोर्ट थी इंटरनेशनल स्पेस सेफ्टी फाउंडेशन की, जो कहती है कि 300 ग्राम से अगर बड़ा डेब्रिस है, कोई ऐसा बड़ा वेस्ट है जो नीचे गिर रहा है, वो यहाँ पे कई सारे लोगों को मार सकता है, किल कर सकता है, इस तरह का पोटेंशियल उसमें होता है। ओके, अब देखो कई बार क्या होता है कि ये जो सैटेलाइट के जो या रॉकेट के जो ये डेब्रिस हैं ये गिरते हैं, लेकिन गिरते हैं ओशन में। तो लोग बोलते हैं देखो ओशन में ही तो गिरे। अरे भाई, वो ओशन में इसीलिए गिरे हैं क्योंकि 70% से ज्यादा हमारा जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ का लिथोस्फीयर वो ओशन से घिरा हुआ है। मतलब सो टोटल जो हमारा अर्थ है उसका मेजोरिटी पोर्शन ओशन से गिरा हुआ है। तो ओशन में ही गिरेगा मोस्टली, चांसेस तो यही है, प्रोबेबिलिटी मैथ तो यही कहता है। ठीक है, लेकिन साइंटिस्ट फिर भी क्यों इसके बारे में इतने चिंतित हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे कई सारे बार ऐसे एग्जाम्पल हमने देखे जहां पे बहुत ही गलत तरीके से डेब्रिस गिरा है। जैसे रशियन रॉकेट था एक, ठीक है, 2018 में ये गिरा। इसके अलावा चाइना का लॉन्ग मार्च 5 भी था, ये 2020 में गिरा। ठीक है, ये जब 20 और 22 में गिरा था तो यहाँ पे क्या हुआ कि इंडोनेशिया, पेरू, इंडिया, आइवरी कोस्ट, इन सब एरियाज पे लैंड पे गिरा ये। ठीक है, और यहाँ पे जो फोकस है वो अभी चाइना के ऊपर ज्यादा है कि चाइना बहुत ज्यादा इस तरह की सैटेलाइट्स भेज रहा है जो नीचे आके कहीं पे भी किसी के ऊपर भी गिर सकती हैं। लेकिन इसमें यूएस भी कोई कम नहीं है, यूएस का भी सेम ही किस्सा रहा है। यूएस का स्पेस एक्स फाल्कन 9 ये रॉकेट था, ठीक है, जब ये वापस आया तो इंडोनेशिया में गिर गया 2016 में आके। ओके, और अच्छा ये समझना कि अगर ये गिरा नीचे और मान लो कोई ऐसा पार्ट गिरा जिसमें फ्यूल है या फिर कोई भी ऐसे केमिकल्स हैं, तो वो तो पूरे लैंड को या पूरे ओशन को भी कंटेमिनेट कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो कितना बड़ा रिस्क है। और ये सबसे बड़ा रिस्क है ग्लोबल साउथ के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज यहाँ पे सैटेलाइट ज्यादा लॉन्च कर नहीं रही हैं, लेकिन अगर रॉकेट उनके ऊपर गिरता है तो भुगतान उनको करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा नुकसान डेवलपिंग कंट्रीज का ग्लोबल साउथ का हो रहा है। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज कि कोई इंटरनेशनल बाइंडिंग एग्रीमेंट भी नहीं है इसको हम प्रिवेंट कर सकें इसके लिए। ठीक है, तो कोई रॉकेट स्टेजेस को इंश्योर करना या कंट्रोल्ड री एंट्री को इंश्योर करने के लिए कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी नहीं है। इसके अलावा एक लाइबिलिटी कन्वेंशन है 1972 का, जो ये बोलता है कि अगर ये री एंट्री के टाइम किसी के कंट्री पे कोई डैमेज हो जाता है तो उसके लिए यहाँ पे भुगतान या कॉम्पनसेशन करेगी वो कंट्री जिसका रॉकेट था। जैसे चाइना का रॉकेट इंडोनेशिया पे गिर गया, अब इंडोनेशिया में जो भी नुकसान हुआ उसको कॉम्पनसेट चाइना करेगी। लेकिन भाई प्रिवेंट करने के लिए कुछ नहीं है इसमें। ओके, और अगर प्रिवेंट करना है तो आपको टेक्नोलॉजी पे खर्च करना पड़ेगा, और ये टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है? विंग लाइन अटैचमेंट, डी ऑर्बिटिंग ब्रेक्स, एक्स्ट्रा फ्यूल, ये सब चीजें जो है ये टेक्नोलॉजी पे आपको खर्च करना पड़ेगा, जो कोई कंट्री कर नहीं रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे हो क्या रहा है? अभी देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता है। इंडिया ने अभी 300 केजी का राइसेट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया। ठीक है, जब ये वापस आया तो कुछ नहीं हुआ, मतलब बहुत ही कंट्रोल तरीके से आया था, हमने प्रॉपर ट्रैक किया था। तो कंट्रोल्ड री एंट्री अलाउड या एप्लीकेबल है, कंट्रोल्ड री एंट्री पॉसिबल है, जो हम कर नहीं रहे, मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज नहीं कर रही हैं। ओके, तो यह पूरा मुद्दा। डैमेज कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है? देखो 3 चीजें याद रखना, कोई इंटरनेशनल बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है इस री एंट्री को कंट्रोल करने का। उसके अलावा दूसरा लायबिलिटी कन्वेंशन है 1972 का, जो बोलता है कि कंट्रीज डैमेज के लिए पे करेंगी, प्रिवेंट नहीं करेंगी। और इसके अलावा अगर प्रिवेंट करना है तो आपको लाना पड़ेगा कंट्रोलेबल री एंट्री, और उसके लिए जो टेक्नोलॉजीज लगेंगी वो ये है, विंग लाइक अटैचमेंट, डी ऑर्बिटिंग ब्रेक्स, एक्स्ट्रा फ्यूल ऑन री एंट्री एंड सो ऑन। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इशू है जम्मू कश्मीर लैंड ग्रैंड रूल्स का।
तो देखो यहाँ पे जो एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने फ्रेश जम्मू कश्मीर लैंड ग्रांट रूल्स लेकर आए हैं। जो पुराने रूल्स थे 1960 के, उनको रिपील कर दिया गया है। तो 1960 के जो रूल्स हुआ करते थे वो स्पेशल रूल्स हुआ करते थे, जिसमें लीज पे आप दे सकते हो गवर्नमेंट लैंड को, या जो जम्मू कश्मीर का लैंड है उसको लीज पे दे सकते हो कुछ स्पेसिफिक लोगों को ही, और ये उन लोगों को ही मिलेगा जो जम्मू कश्मीर के रेसिडेंट ऑलरेडी हैं। ओके। अब लेकिन ये पूरा मामला जो है बदल दिया गया है। तो कई सारे डेस्टिनेशन है, श्रीनगर है, जम्मू, गुलमार्ग, पहलगाम, इन एरियाज में होटल्स, कमर्शियल स्ट्रक्चर्स वगैरह अब ज़्यादा अच्छे से बन पाएंगे। तो नया लैंड लॉ क्या कहता है? यहाँ पे कहा जाता है कि जो लीजेस हैं, जो अभी करंट लैंड ओनर्स हैं, उनके लीजेस जो हैं वो एक्सपायर होंगे और उनको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। ठीक है। जब ये सब एक्सपायर हो जाएंगे उसके बाद इनका फिर से ई ऑक्शन किया जाएगा प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद जो लीज होगा वो डिसाइड होगा। ठीक है। मतलब अभी जिनको लीज पे दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली ये एक्सटेंड हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ओके। एक्सपर्ट कमेटी इसमें बनी जिन्होंने ई ऑक्शन की बात करी है, और ये कहा गया है कि भैया ई ऑक्शन में भी जो एलिजिबल लोग हैं वही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जो ऐसे लीगली कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज या एंटिटीज हैं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए एलिजिबल हैं वही आएंगे इसमें। जो भी ऐसे लोग हैं जिनका नाम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आया है या फिर कोई भी करप्शन में आया, वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है। पुराने जो लॉज थे वो यहाँ पे जो परमानेंट रेसिडेंट हैं स्टेट के, उन्हीं को लीज पे देते थे ये सारी जमीन वगैरह। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको रिलैक्स कर दिया गया है इंडस्ट्रियल और कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए। ओके। और यहाँ पे कहा गया है कि अभी एलिजिबल कौन होगा, तो इसको डाइवर्सिफाई कर दिया गया है, अलग अलग चीज़ों के लिए एलिजिबिलिटी तय तय कर दी गई है, जैसे कि एजुकेशन के लिए हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, स्किल डेवलपमेंट, आर्ट क्राफ्ट, कल्चर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, स्टेडियम, प्ले ग्राउंड, इन सभी में आप यहाँ पे इन सभी चीज़ों के लिए आप लैंड यहाँ पे ले सकते। तो कुल मिला के जो लीजिंग राइट्स थे, लीज राइट्स थे, उनको काफी एक्सटेंड कर दिया गया, डाइवर्सिफाई कर दिया गया है। इमीडिएट इम्पैक्ट इसका यही होगा कि अभी बहुत सारे जो होटल्स हैं और इन सब चीजों का जिनका भी लैंड लीज पे जिन्होंने ले रखा था, उनका लीज खत्म होने वाला है, एग्रीमेंट खत्म होने वाला है, उसके बाद ये ई ऑक्शन के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन कुछ यहाँ की जो रीजनल पार्टीज हैं वो बोलते हैं कि ये गलत हो रहा है, अनफॉर्चुनेट हो रहा है, क्योंकि इससे ना आउटसाइडर्स यहाँ पे ज्यादा सेटल हो जाएंगे, जो यहाँ के लोग हैं उनको फायदा नहीं होगा। तो अलग अलग पार्टीज का अलग अलग कहना है। जो ये जम्मू कश्मीर लैंड ग्रांट रूल्स लाए हैं, तो रूलिंग पार्टी का कहना ये है कि भाई ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम कमर्शियल डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन रीजनल पार्टीज नहीं चाह रही हैं। तो सबका अपना अपना मुद्दा है, हमको पता होना चाहिए कि पूरी पॉलिसी है क्या। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, गवर्नमेंट एज्ड 9 to 14 गेट अ सर्वाइकल कैंसर जैब थ्रू स्कूल। तो साइंस एंड टेक से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात है। और यहाँ पे बात हो रही है कि सर्वाइकल कैंसर जो है ना बहुत कॉमन हो गया है आजकल इंडिया में अमंग विमेन। ओके। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए एक वैक्सीन बनाई गई है, सर्वावैक। ठीक है। ये सर्वावैक वैक्सीन जो है 2023 से रोल आउट की जाएगी, और 9 से लेकर 14 ईयर्स तक की जो लड़कियां हैं, अडोलेसेंट गर्ल्स हैं, उनको स्कूल में ये वैक्सीन लगाई जाएगी। बाहर से भी ये वैक्सीन लगाई जा सकती है, काफी अफोर्डेबल, काफी एक्सेसिबल ये वैक्सीन है। ओके। अच्छा, सर्वाइकल कैंसर जो है ये आज की डेट में फोर्थ मोस्ट कॉमन कैंसर है विमेन में अमंग द वर्ल्ड। ओके। लाइक ग्लोबली जो कैंसर होता है विमेन में, वो फोर्थ लार्जेस्ट, जो फोर्थ कॉमन मोस्ट कैंसर है वो सर्वाइकल कैंसर है। सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है ये विमेन में इंडिया में। ओके। और ये जो है इंडिया में जो जितनी विमेन को सर्वाइकल कैंसर होता है ना, दैट इज द लार्जेस्ट। ठीक है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ विमेन गेट अफेक्टेड विद दिस सर्वाइकल कैंसर इन इंडिया। ओके। और इंडिया में हर 4 डेथ जो हो रही है, जो 4 डेथ्स हो रही हैं, ओवरऑल जो वर्ल्ड में 4 डेथ्स हो रही है सर्वाइकल कैंसर की, उसमें से एक डेथ इंडिया से हो रही है, विच इज अ ह्यूज थिंग। ओके। विच इज अ वेरी कंसर्निंग थिंग। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं ये क्या है सर्वावैक। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ये ऑथराइजेशन दिया था कि वो इंडिजीनियसली इंडिया की पहली ऐसी वैक्सीन डेवलप कर सकते हैं जो सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट लड़ेगी। ठीक है। तो इसका नाम रखा गया क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। ठीक है। एचपीवी बोलते हैं इसको, क्यू एचपीवी वैक्सीन बोलते हैं सर्वावैक को। तो क्यू एचपीवी जो है ये देखो, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है ना, ये वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है ये इस तरह के जो कैंसर हैं, सर्वाइकल कैंसर वगैरह, उसके लिए। ओके। तो यहाँ पे 1000 टाइम्स ये ज्यादा बेटर है बाकी वैक्सीन से। ठीक है। और सभी एचपीवी टाइप्स पे ये काम करती है। ठीक है। और यहाँ पे विमेन जो है उनको प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर, अफोर्डेबल है, एक्सेसिबल है। पहले भी यहाँ पे हमारे पास वैक्सीन थी सर्वाइकल कैंसर को लेकर, लेकिन वो 2000 से लेकर 3500 रुपए तक की बिकती थी। लेकिन ये वाली जो सर्वावैक जो हमने इंडिजीनियसली डेवलप की है, ये 200 से 400 रुपए तक बिकेगी, ऐसा अभी प्रिडिक्शन है। ओके। अच्छा, इसके अलावा जो वैक्सीन है ये एडोलेसेंट गर्ल्स को लगाई जाएगी सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए। बात करें
सर्वाइकल कैंसर की, तो यहाँ पे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, और 70% जो सर्वाइकल कैंसर होता है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण ही होता है। इसके अलावा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कई सारे और टाइप के वायरस का भी इंक्लूड करता है यहाँ पे, जिसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो होते हैं ना मेन एंड वुमेन में, वो इस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण ही होते हैं। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस जो हैं उसका एक वन ऑफ द मेजर रीजन इज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ओके, ऑलराइट, इंडिया में कितना कॉमन है सर्वाइकल कैंसर, तो अभी मैंने बताया, लेकिन फिर भी देखो डब्ल्यूएचओ के हिसाब से सर्वाइकल कैंसर जो है प्रिवेंटेबल है, लेकिन फिर भी फोर्थ मोस्ट कॉमन कैंसर है पूरे वर्ल्ड में। ओके, अगर इसके एस्टिमेट्स देखें तो लगभग 25 लाख वुमेन जो हैं वो डायग्नोज हुई हैं सर्वाइकल कैंसर से, और लगभग 75,000 वुमेन की डेथ हुई है सर्वाइकल कैंसर से इन इंडिया ओनली। ओके, 83% जो इन्वेजिव सर्वाइकल कैंसर है वो HPV 16 या HPV 18 के कारण ही होते हैं। तो 70% जो सर्वाइकल कैंसर के केसेस हैं दैट आर बिकॉज ऑफ HPV यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण ही कैंसर हो रहा है। इंडिया में फिफ्थ है ग्लोबल बर्डन सर्वाइकल कैंसर का, और अभी देखो ऑलमोस्ट सभी सर्वाइकल कैंसर जो हैं वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से रिलेटेड हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ही होते हैं। और बॉडी के इम्यून सिस्टम अगर आप देखें, वाइल बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो यहाँ पे HPV इन्फेक्शन से हो सकता है एक बार के लिए इम्यून हो जाए या निजात पा ले, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लेवल का ये वायरस फिर भी रहता ही है नॉर्मल सेल्स में, और उनको अबनॉर्मल करता रहता है, और शायद ही फिर से कैंसर हो सकता है। तो ये भी एक इशू है। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट इशू की तरफ। आर्म्ड फोर्सेस गेट नोड फॉर एक्विजिशन वैल्यूड 84,000 करोड़। तो सिक्योरिटी से कनेक्ट कर सकते हो, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की यहाँ पे बात हो रही है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है इन्होंने अप्रूव कर दिया है एक प्लान, जिसमें तीनों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनको क्या क्या चाहिए, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो प्रोक्योर करना है, खरीदना है, और उसके लिए ये बजट तय किया गया है, और बोला गया कि ठीक है इन सब चीज़ों को इन प्रिंसिपल अप्रूवल हम दे रहे हैं, और उसके लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जो है उसको अप्रूव कर दिया गया है। तो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी पहली स्टेप होती है जिसमें प्रोक्योरमेंट प्रोसेस आप शुरू कर सकते हो। एम यहाँ पे हमारा था इस आर्टिकल के थ्रू डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में पढ़ना। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है वो यहाँ पे तय करती है कि क्या चीजें खरीदी जाएंगी डिफेंस सेक्टर के लिए और क्या चीजें नहीं खरीदी जाएंगी। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है डिफेंस मिनिस्ट्री की, जो कि पॉलिसी मैटर्स, कैपिटल एक्विजिशन वगैरह के ऊपर बात करती है, जब सभी के लिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड सभी के लिए। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो आती है यहाँ पे, चेयरमैन ऑफ काउंसिल यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस होते हैं, याद रखना डिफेंस मिनिस्टर इसके हेड है। ओके, और कोई नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन के बेसिस पे ये बनाई गई थी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। तो ये पोस्ट कारगिल वॉर 1999 के बाद कारगिल वॉर हुई थी, है ना। कारगिल वॉर में ये देखा गया कि भाई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि किसको क्या चाहिए, तो इसके लिए एक सिंगल बॉडी बनानी चाहिए। तो यहाँ पे इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने बोला था, रिकमेंड किया था कि एक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल बनाओ, तो हमने फिर बनाई है ये। ओके, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट इशू की तरफ। एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एमएसपी को लेकर। सेंटर रूल्स आउट एन इंक्रीज इन एमएसपी फॉर कॉटन बट फार्मर सीक मोर। तो देखो यहाँ पे कॉटन जो है टोटल 23 क्रॉप्स में से आता है। 23 क्रॉप्स हैं इंडिया में, ठीक है, जिनको यहाँ पे एमएसपी दिया जाता है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है। 23 की जगह आप इसको 22+1 कह सकते हो। 22 तो बाकी क्रॉप्स हैं, एक है शुगर केन। शुगर केन के ऊपर भी इस तरह का एमएसपी लगता है, लेकिन उस एमएसपी का नाम चेंज होकर एफआरपी हो जाता है, यानी कि फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस हो जाता है। तो टोटल 23 क्रॉप्स हैं जिसपे इस तरह का मैकेनिज्म काम करता है। तो कॉटन फार्मर्स बोल रहे हैं कि भाई आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमको एमएसपी दे रही है ना बहुत कम है, हमको ये एमएसपी बढ़ा के दिया जाए, और इसके ऊपर पूरा अप्रूवल वगैरह की बातचीत चल रही है। मुद्दा बस ये है, एमएसपी के बारे में जानना है हमको यहाँ पे। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट आपको, यानी कि किसानों को एक सपोर्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी इन द फॉर्म ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब मान लो मैंने प्याज उगाया, ठीक है, मान लो कोई भी प्याज उगाया, प्याज XYZ कोई भी क्रॉप उगाई, अगर मैंने मान लो इसके ऊपर 50 रुपया खर्च किया है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी 50 से ऊपर ही कुछ मिले। अब मैं मार्केट में गई, मार्केट में मुझे कहा जा रहा है कि भाई नहीं, 50 रुपए तो आपको, 50 रुपए आपने बनाया है, लेकिन हम आपको सिर्फ इसके 60 रुपीज ही दे पाएंगे इस क्रॉप के। तो मैं सोचूंगी इतनी मेहनत मैंने 3-4 महीने की मेहनत क्या इस 10 रुपए के लिए करी थी। तो फिर मैं गवर्नमेंट के पास जाऊंगी कि गवर्नमेंट क्या हो रहा है ये। गवर्नमेंट ने बोला कि टेंशन मत लो, हम आपको एक गारंटीड प्राइस देंगे। ये गारंटी
गारंटीड प्राइस कितना होगा, 1.5 टाइम्स होगा। यानी कि अगर आपने 50 रुपए में बनाई है कोई फसल, कोई फसल आपने 50 रुपए में बनाई है, तो उसका 1.5 टाइम्स कितना होगा, 1.5 टाइम्स यानी कि 75 रुपीज कम से कम हम आपको देंगे। ओके, तो 75 रुपीज हम आपको गारंटीड दे रहे हैं। अगर आपका मार्केट में 75 रुपीज से ऊपर बिक रहा है तो आप वहां बेचो, नहीं तो आप हमारे पास बेच दो अपना क्रॉप। तो यहाँ पे गारंटीड प्राइस जो है 1.5 टाइम्स ऑफ इनपुट कॉस्ट, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं एमएसपी। और ये एमएसपी कौन देता है, गवर्नमेंट देती है किसानों को। ओके, तो गवर्नमेंट का वो रेट है ये जिसपे गवर्नमेंट क्रॉप्स खरीदती है फार्मर से, विच इज 1.5 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, so MSP is a minimum price for any crop that the government considers as remunerative for the farmers and hence deserving a support. इसको डिसाइड कौन करता है, देखो याद रखना ये क्वेश्चन आ चुका है। एमएसपी को रिकमेंड करने वाली बॉडी अलग है और एमएसपी को फाइनलाइज करने वाली, जो अप्रूव करने वाली बॉडी जो है वो अलग है। तो रिकमेंड करता है इसको सीएसीपी, यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। सीएसीपी इसको रिकमेंड करता है कि 23 क्रॉप्स के लिए हम एमएसपी देंगे। और सीसीईए है जो अल्टीमेटली एमएसपी देता है। ठीक है, तो देखो सीएसीपी जो है ये जो डिसाइड करता है एमएसपी कितने पे दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, तो उसमें कुछ कॉस्ट कंसिडर होते हैं। जो हम बोल रहे हैं ना कि इनपुट कॉस्ट का 1.5 टाइम्स, तो ये इनपुट कॉस्ट में क्या क्या आएगा, इसमें आएगा A2 प्लस FL एंड C2। ये A2 क्या है, A2 का मतलब जितना भी आपका कॉस्ट लग रहा है, पेड आउट एक्सपेंसेस हैं, जैसे सीड्स पे आपने खर्चा किया, फर्टिलाइजर, केमिकल, हायर्ड लेबर, इन सब पे आपने खर्चा किया, दिस इज योर A2। FL इज फैमिली लेबर। ओके, फैमिली लेबर। और C2 जो है इसमें जो भी ऊपर से खर्चा आया है, जैसे आप रेंट दे रहे हो या फिर जो भी आपका फिक्स्ड कैपिटल एसेट के ऊपर खर्चा आ रहा है, ये सारी चीजें C2 में आएगी। तो ये सब मिलाकर A2 प्लस FL एंड C2 ये सब मिलाकर CACP इस हिसाब से फिर रिकमेंड करती है एमएसपी क्या होगा। लेकिन CCEA यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है जो फाइनल डिसीजन लेती है एमएसपी के ऊपर। ओके, और फिर ये रिकमेंडेशन मानते हैं CACP का और उस हिसाब से फिर फाइनल अपना डिसीजन लेते हैं। कौन लेता है, CCEA विच इज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ओके, ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एंड लास्ट आर्टिकल है विच इज रिलेटेड टू आईआर एंड ऑल्सो यू कैन कनेक्ट इट विद न्यूक्लियर एनर्जी। और यहाँ पे जो हमारा पेपर 3 है ना, जीएस पेपर 3, उसमें एनर्जी वाला पोर्शन है, उससे लिंक कर सकते हो। तो जापान जो है अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को रिवर्स कर रहा है। फुकुशिमा डिजास्टर हुआ था, फुकुशिमा डाइची, आपको पता होगा फुकुशिमा डाइची क्राइसिस के बारे में आपने सुना होगा। ये डिजास्टर हुआ था एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में। उसके बाद से जापान के लोग जो थे बड़े डर गए। जापान का वैसे भी बेचारों का बहुत खराब एक्सपीरियंस रहा है, पहले हिरोशिमा नागासाकी हो गया, फिर ये फुकुशिमा डिजास्टर हो गया। तो डिजास्टर पर डिजास्टर क्या हो रहा है, और वो भी छोटा मोटा नहीं, न्यूक्लियर बेस्ड। ठीक है, तो यहाँ के लोग बड़े परेशान हो गए। लोगों ने बोला भाई न्यूक्लियर एनर्जी यूज ही नहीं करनी हमको। ठीक है, और इन्होंने डिसाइड किया था कि 2030 तक हम सभी तरह की न्यूक्लियर एनर्जी को फेज आउट कर देंगे। लेकिन जापान को अब समझ में आया कि नहीं, ये गलत है। ठीक है, हमारे देश में इनको समझ में आया हर देश को एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली आगे आके। और सबसे अच्छा तरीका जो है, सबसे रिन्यूएबल, जैसे जो ऐसा तरीका है ना जिसको आप कम कार्बन एमिशन करके और काफी अच्छे से क्लीनर फॉर्म में आप अक्वायर कर सकते हो एनर्जी, तो दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। तो जापान ने बोला हम नई पॉलिसी बनाएंगे न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर, और अब एक स्टेबल पावर सप्लाई के लिए हमको जरूरत पड़ेगी न्यूक्लियर एनर्जी की, क्योंकि हम कार्बन एमिशन भी नहीं कर सकते, इसीलिए बाकी जो सोर्सेज हैं उससे बेटर है न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, तो इन्होंने बोला कि जापान को अब अपना जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनको, उनके यूज को मैक्सिमाइज करना चाहिए, और जो पुरानी पॉलिसी थी उसको हमको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे सिटीजन्स में एक एंटी न्यूक्लियर सेंटिमेंट बना हुआ है। ठीक है, और सेफ्टी कंसर्न इनके बीच में है, लेकिन इनको अभी समझाया बुझाया जा रहा है। लेकिन ओवरऑल बात यही है कि कार्बन फ्री अगर एनर्जी चाहिए, और एनर्जी डिमांड तो बढ़ने ही वाली है, अगर ये चाहिए तो न्यूक्लियर एनर्जी इज गोइंग टू बी द बेस्ट सोर्स। ओके, तो ये था पूरा मुद्दा। अब आप मुझे बताना ये फुकुशिमा है कहाँ पे एग्जैक्टली। जापान के 4 आइलैंड्स हैं। ठीक है, जापान के 4 आइलैंड्स हैं, कौन कौन से हैं, होंशु, शिकोकू, क्यूशु और 4 बेसिकली आइलैंड हैं। ठीक है, आप मुझे बताना कौन कौन से हैं, एंड उनमें से कौन से आइलैंड पे ये फुकुशिमा पड़ता है, ये भी मुझे बताना। ठीक है, तो ये आप मुझे बताना इन द कमेंट सेक्शन। एंड आज के लिए इतना ही था। यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है, फ्रॉम टाइम टू टाइम द चैलेंजेस फेस्ड बाय फ्लेजिंग डेमोक्रेसीज इन इंडियाज नेबरहुड हैव पुट इंडिया इनटू अ डिलेमा, एनालाइज दिस विद रिस्पेक्ट टू द रीसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन म्यांमार। ये आपको आंसर करना है 150 वर्ड्स में। इसका आंसर लिखकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भेजो, आई विल इवैल्यूएट it for sure. Okay, all right. And if you want to clear, you want to crack UPSC CSC exam in short manner, then you can subscribe to our channel, like our videos, share the videos with your friends and comment करना मत भूलना जो भी क्वेश्चन मैंने पूछा है। That was all. Thank you for watching and have a very good day.